लो बेटा देखो, हमने लास्ट लेक्चर लेक्चर में अपना कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की थी हमने। और फिर मैं कुछ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा था। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं जो आपके कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड हैं। क्या है ये क्वेश्चंस, हम इनको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। मतलब इन सबको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो देखो अगर हमें रिएक्शंस याद हैं तो हम बड़े आराम से कर पाएंगे और प्रैक्टिस करके बेटा याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले कह रहा है इथाइल बेंजीन। अब इथाइल बेंजीन क्या होता है, बेंजीन बनाइए, बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप रख दीजिए, C2H5 इथाइल ग्रुप। अब कहता है इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो ये आसान है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। बस आप रिएजेंट याद कीजिए और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रिएजेंट में आप ऐसे लिखिए KMnO4KOH, और सेकंड स्टेप आप डाल दीजिए एसिडिफिकेशन ऑफ दिस। बस। तो आप नॉर्मल इस तरीके से लिखेंगे, दो बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख देंगे ये सही होगा। तो आ गया प्रांजय समझ में। अब आ जाओ इसका सेकंड क्वेश्चन। प्रांजय बताओ, एसिटोफिनोन का क्या फॉर्मूला है बेटे, कैसे लिखूं। देखो ये बनाया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COCH3, इसे कहते हैं एसिटोफिनोन। कह रहा है इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो। तो अगर आप एसिटोफिनोन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर वाली ही रिएक्शन है ये भी सेम, कि आप सेम ये सेम KMnO4 डालो, इसको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सेम टू स्टेप जो हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप इसे ऐसे लिख दें KMnO4KOH और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो हमें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और एक कार्बन चेन कम हो जाएगी, दो की जगह एक हो जाएगी। तो ये हमें नॉर्मली ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ओके, प्रांजय थर्ड वाले का बताओ बेटा। थर्ड वाले को कैसे करेंगे, कह रहा है ब्रोमो बेंजीन को कार्बोक्सिलिक में चेंज कीजिए। ये रहा हमारा ब्रोमीन वाला बेंजीन, आप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कीजिए। कैसे करेंगे बेटे बताइए। हम्म, देखो, सर आप बता दो। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। अब आप ना सोचो, अगर आप देखो, अगर मैं ब्रोमो बेंजीन को बेंजोइक एसिड में चेंज करूं तो मुझे यहाँ पे कार्बन चाहिए। अब आप रिएक्शंस रिकॉल करो कैसे कैसे यहाँ पे कार्बन आ सकता है, तभी मैं KMnO4 डालूंगा तो ये कन्वर्जन मिल जाएगी। तो मैं आपको याद कराता हूँ। अगर हम इसकी KCN से रिएक्शन कर दें तो KBr निकल जाएगा, CN आ जाएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना दें और उसकी CO2 से रिएक्शन कर दें फॉलोड बाय CO2, ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय CO2, तो उस केस में भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच जाते हैं और हमारा एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये रेजोनेंस करता है, तो हम इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा देते हैं। तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेंगे तो ये एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप इसकी CO2 से रिएक्शन कर दीजिए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और आपको ये मिल जाएगा। अब ये इसके बाद आप अपने आप कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आप लोगों का। अब आप देखिए इसकी फोर्थ रिएक्शन, ये वाला हमने ऑलरेडी बेटा किया हुआ है कि हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं आपको रिएक्शन दिखा दूं यहाँ पे, ग्रिगनार्ड वाला, जहाँ पे हमने ये रहा देखो ग्रिगनार्ड बना, इसको CO2 से रिएक्शन किया, एसिडिफिकेशन कन्वर्ट हो गया। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पे की है, जो हम यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास ब्रोमो बेंजीन है, ग्रिगनार्ड बनाया, इसको CO2 से रिएक्शन कर दो और वो स्टेप दिखा दो, सेम रिपीट हो जाएंगे। तो ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे किया हुआ है, बस रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना है और बाय प्रैक्टिस बेटा हो जाएगा, घबराना नहीं है, बाय प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करते जाइए होता चला जाएगा। अब आप इसका फोर्थ वाला देखिए। तो फोर्थ जो है इसका वो इजी है। फोर्थ है फिनाइल इथीन। तो पहले आप इथीन बनाइए, इथीन के साथ बेंजीन लगा दीजिए, तो ये बन गया फिनाइल इथीन। कह रहा है फिनाइल इथीन को बेंजोइक एसिड में चेंज करना है, तो ये मैंने सिखा रखा है आपको सेम। यही कि मैंने अगर कार्बन चेन है इस तरह से और उसमें चेंज करना है तो बस आपने यही याद रखना है, KMnO4 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, एसिड हाइड्रोलिसिस, और आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हम इस तरह से बेंजीन बना देंगे। तो बोलो बच्चों, रिएक्शंस रिकॉल हो गई।
तो पेपर में जो आपने पढ़ा हुआ है ना वही रिएक्शंस आती हैं, बस क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कई बार, बस और कुछ नहीं होता, हम रिएक्शंस को भूल जाते हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम रिएक्शंस को बहुत आराम से याद कर पाएंगे। ठीक है प्रांजल, समझ में आ गया बेटे? यस सर। चलो अब हम चलते हैं आगे और अगला करते हैं। अब यहाँ पे एस्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब आप देखिए जरा, जो हमारा एस्टर कह रहा हूँ, जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जनरल फॉर्मूला है। तो ये जो डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे रेजोनेंस कर सकते हैं। रेजोनेंस होने के कारण अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड टूट जाता है, मान लीजिए ये टूट गया, तो टूट के ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा, H प्लस अलग हो गया। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस कर लेगा, रेजोनेंस करने से ये थोड़ा स्टेबल होता है, इसी कारण ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एक प्रॉपर्टी और देखी गई है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वेपर फेज में डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब होता है दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे और डाइमर बन जाएंगे। तो देखो RCOOH, RCOOH, ये है हमारा मॉलिक्यूल 1 और ये है हमारा मॉलिक्यूल 2। तो वेपर फेज में जब ये पास में आते हैं तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण ये दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो गए। तो जब दो जुड़ के एक हो जाएं वेपर फेज में तो हम इनको डाइमर कहते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डाइमर क्यों बनाता है, तो आप बनाइए बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ना वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये बहुत मतलब जल्दी सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, क्योंकि इसकी खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, नोट कर लें बेटा इसको कैसे बनाता है। तो ये वाला टॉपिक इजी है, जस्ट कीप इन माइंड, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बताने जा रहा हूँ समझो। देखो पहले तो मैं यहाँ पे इसके बारे में बताता हूँ, फिर मैं वन बाय वन चलूंगा। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि RC डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड टूटने के बाद जो आयन बनाएगा वो बनाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये रेजोनेंस करेगा, साथ में बनाएगा H प्लस। ये जो आयन बना है ना, ये इसे कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं, पता है ना आपको? अगर H प्लस लॉस हो जाए तो कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे +1 के हिसाब से। तो ये होता है स्टेबल, रेजोनेंस करके ये स्टेबल होता है और इसे कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। अब क्या होता है कि जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है, अब ये डिपेंड करता है कि इसके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़े हैं। ये वाला R ग्रुप कैसा है। अगर ये यहाँ पे मैं R की जगह G लिख देता हूँ कि ग्रुप कैसा जुड़ा हुआ है। जो आपका ग्रुप है ये दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया EDG। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, जैसे नाइट्रो हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, Cl हो गया, ये विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आपके कार्बन चेन, जितनी भी कार्बन चेन है वो आती है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। अब अगर आपके कार्बोक्सिलेट के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, NO2, ठीक है, F नेगेटिव, NO2, नाइट्रेट एक्सेट्रा, मतलब ऐसे ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। वो रेजोनेंस तो हो रही है और ये नेगेटिव खींच भी लिया, तो जो नेगेटिव था वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या होगा, अगर ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, तो ये और ये आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, एसिडिक रिएक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है।
अब मान लीजिए डोनेटिंग ग्रुप में मान लीजिए आपका कार्बन चेन CH3 डोनेटिंग है, PH फिनाइल डोनेटिंग है, मतलब कार्बन चेन, या मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ R, एक्सेट्रा कर देता हूँ, ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे खींच रहा है तो नेगेटिव कम, तो स्टेबल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव इंटेंसिटी बढ़ने के कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव यूज हो गया, इसने खींच लिया अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए या शेयर हो गए, ऐसे समझ लो। तो ये स्टेबल होने का मतलब एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा, मतलब ये H प्लस के साथ नहीं जुड़ने वाला। बट अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और बढ़ जाएगा, तो नेगेटिव और बढ़ने के कारण ये फटाफट H प्लस से जुड़ जाएगा क्योंकि अनस्टेबल हो गया। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो हमारा एसिडिक करैक्टर है वो किस पे, ग्रुप्स कौन से लगे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा। विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और आपका स्टेबल होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे चल के मिलने वाले हैं, आपकी बुक में भी मिलेंगे, तो मैंने इसे स्टार मार्क कर दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लो बेटा देखो, अभी मैंने आपको ये बताया विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप का कंसेप्ट, मोटा मोटा आप याद रख लो कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप हो साथ में तो एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप हो तो कम हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक सैंपल क्वेश्चन करवाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको दो मॉलिक्यूल दिए हैं, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड, देखो 3 बार फ्लोरीन है और ये एस्टिक एसिड है, हाइड्रोजन की जगह F आ गया, इसे एस्टिक एसिड कहते हैं। देखो इसे हम बोलेंगे ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, और इसे हम बोलेंगे एसिटिक एसिड, सिंपली एसिटिक एसिड। क्वेश्चन ये है कि विच इज मोर एसिडिक, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। अब आप चेक करो किसके साथ डोनेटिंग ग्रुप है और विड्रॉइंग ग्रुप है, किसके साथ बताओ, किसके साथ है बच्चों बताओ, क्या आंसर आएगा। हम बोलेंगे ए कंपाउंड, ए कंपाउंड F3CCOOH। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो ये 4 बॉन्ड देखो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, घबराना नहीं है, अच्छे से ऐसे। अब आप देखो कितने विड्रॉइंग ग्रुप हैं, 3, तो जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा क्योंकि ये टूटने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और इसका नेगेटिव भी यूज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम बोलेंगे दिस इज मोर एसिडिक बिकॉज, नॉर्मल सा रीजन दे दो, बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बस हो गया, वेरी सिंपल। तो इसके बेस पे जो मैंने आपको ये समझाया ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं अभी आगे भी, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन करवाया, अब तो बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन 1 था, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे पेपर में आ सकता है कि FCH2COOH एंड F3CCOOH विच इज मोर एसिडिक। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, विच इज मोर एसिडिक। बताओ प्रांजल, अब यहाँ पे क्या आंसर बनना चाहिए बेटा बताइए। देखो इसके पास भी विड्रॉइंग है, इसके पास भी है, इसके पास एक विड्रॉइंग है, इसके पास 3 विड्रॉइंग है, तो याद रखना अगर विड्रॉइंग ज्यादा है या स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होता है ना, वो ज्यादा एसिडिक है, तो कौन सा होना चाहिए बेटा बताइए, कौन सा होना चाहिए। अगर मैं इसे ए कर दूं, इसे मैं बी कर दूं, तो विच इज मोर एसिडिक बेटा, ए और बी। बी सर। बी, यस, बिकॉज दोनों के पास विड्रॉइंग ग्रुप है बट बी हैज मोर विड्रॉइंग ग्रुप, सो बी इज more acidic because it has more electron withdrawing group, short में more electron withdrawing groups। चलो नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो बेटा अब ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमने पीछे एसिडिक करैक्टर पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो प्रूफ करती हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कई बार, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो देखो जो सोडियम है ना बेसिकली ये एसिड है, तो एसिड H को हटाता है, जब भी एसिड होगा ना वो H प्लस बनाएगा,
तो सोडियम क्या करेगा, इस H को हटा देगा, इस H की जगह Na आ गया देखो, और हाइड्रोजन गैस निकल गई, बैलेंस कर दिया। अब ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट एंड वाटर बन गया, तो ये सॉल्ट और ये बेस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। ध्यान देना NaOH बेस होता है, ये एसिड है, तो मेटल रिएक्ट विद एसिड। देखो ये आप नॉर्मल सा रिकॉल करो जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, ये एसिड है, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, क्या बनता था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो जी पहला समझ में आ गया ना, पहली रिएक्शन इस तरह से नॉर्मल कर दो। अच्छा दूसरा रिएक्शन, ये एसिड है तो ये बेस है, हमने ये भी पढ़ा हुआ छोटी क्लास में, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, लो जी बन गया। ये भी ऐसा ही है, ये सी में भी ऐसा ही है, ये एसिड है, ये बेस है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस होता है, तो ये भी जुड़ेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो आपने एक खासियत देखी कि मेटल से हाइड्रोजन बना, बाकियों के साथ वाटर और ये कार्बोनेट है तो CO2 भी आ गया। तो ये रिएक्शन पेपर में कई बार आ सकती है, तो इजी है छोटी क्लास वाली रिएक्शन में। Carboxylic acid dissociate in water to give resonance stabilized carboxylate ion and hydronium ion। तो ये तो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो हमें ऑलरेडी पता है, हमने पीछे पढ़ लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो ये टूट के H+ बनाएगा और कार्बोक्सिलेट बनाएगा, और कार्बोक्सिलेट आपस में रेजोनेंस कर लेते हैं। जो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ फिर यहाँ आ रहा है, तो इसे कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है, और स्टेबिलिटी फर्दर डिपेंड करती है कि आर कौन सा है, डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि ये आर डोनेटिंग कैसे हैं, विड्रॉइंग कैसे हैं, उसकी पूरी लिस्ट बनी है। तो ये लिस्ट आप देखें यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ नोट की फॉर्म में लिखा है, तो आप जरा ध्यान से देखिए। फिनाइल डोनेटिंग है, आयोडीन थोड़ा कम डोनेटिंग है, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ये होता है। कहीं पे 3 बार F आ जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, कहीं पे NO2 आ जाए ये उसके बाद दूसरे नंबर पे, फिर सब इसी तरह से पीछे 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 चलते जाओ तो सबसे कम विड्रॉइंग इफेक्ट इसका है, मतलब ये डोनेटिंग ही हो जाता है। पीएच मतलब बेंजीन, फिनाइल ग्रुप, बेंजीन किसी के साथ जुड़ा हो तो उसे पीएच फिनाइल ग्रुप कह देते हैं। तो ये की पूरी लिस्ट बन गई कि भाई अगर आपके पास ऑर्डर दिया हो तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट किसका होता है, ये रहा, ये सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट है, सबसे ज्यादा इसका। ये ना हो तो NO2 का सबसे ज्यादा, ये ना हो तो CN का सबसे ज्यादा, ये ना हो तो फ्लोरीन, ये ना हो तो क्लोरीन, और पीछे जाते 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 ये है। दस द फॉलोइंग एसिड्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। अब देखो ये जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन आ गया, तो मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ट्राई फ्लोरो और ट्राई क्लोरो में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉइंग है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो ये फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक है। अच्छा पेपर में आ गया कि 3 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, मतलब इनमें से कोई 2 कंपैरिजन आ जाएगा कि ट्राई क्लोरो या डाई क्लोरो एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे 3 विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा ये लिखना कुछ नहीं है, बस जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ। अच्छा मान लो पेपर में ये 2 आगे, ये 2 क्लोरो और नाइट्रो, तो क्लोरीन का ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू नाइट्रो, तो ये ज्यादा। अब नाइट्रो और साइनाइड आ गया, अब ये समझ में आ रहा है ना, यहीं से उठाया मैंने ये सारा। नाइट्रो और साइनाइड आ गया तो नाइट्रो ज्यादा एसिडिक है, तो पेपर में किसी भी फॉर्मेट पे इसको मिला के बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको बस ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट किसका है और सबसे कम किसका है, फिनाइल का। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड, एक दो बार देखेंगे आप हो जाएगा। अब इसके ऊपर मेनली क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो। अब देखो ये क्वेश्चन, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फिनाइल और विनाइल to the carboxylic acid increases the acidity of corresponding carboxylic acid contrary to the decrease expected due to resonance effect shown below। बेसिकली क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, अगर बेंजीन किसी के साथ जुड़ा हो, है ना, जरा ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, ये है CH डबल बॉन्ड COOH, इसी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पे, यही सेम स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा दिया। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, फिर कार्बोक्सिलिक है। तो जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये रेजोनेंस कर सकता है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, ये इरेज कर दिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया CH2। तो आपको पता है इतने से पोर्शन को विनाइल कहते हैं, याद आया, क्या कहते थे इतने से पोर्शन को, याद आया क्या कहते थे, Yes. विनाइल। विनाइल OH लगाओ तो एल्कोहल, देखो मैं याद दिलाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका नाम था विनाइल अल्कोहल। अब ये कार्बोक्सिलिक लग गया इसके साथ में, तो क्या बन गया, विनाइल कार्बोक्सिलिक
एसिड CHCOOH, और ये जो इतना सा पोर्शन है दिस इज योर विनाइल ग्रुप। अब क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस करता है बेसिकली। रेजोनेंस के कारण जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो शेयर हो जाता है इसके बीच में, शेयर होने से एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है। बट इनिशियली ये माना जा रहा था कि ये कार्बन चेन है, डोनेटिंग इफेक्ट देगी या अनस्टेबल करेगी, बट ये उल्टा इसको स्टेबल कर देती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देखो ये रेजोनेंस दिखाया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया इधर चला गया। इसी तरह से अगर बेंजीन लगा हो, अगर आप इसे पढ़ें, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फिनाइल और विनाइल, ठीक है, ये तो हो गया आपका इस तरह से। अब हम इस तरह से बना देते हैं, हम यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, ये इस तरह से हमने लगा दिया फिनाइल ग्रुप, तो CH2COOH, अब ये फिनाइल ग्रुप लग गया। या डायरेक्ट आप यहाँ पे फिनाइल लगा दो, बेंजोइक एसिड बना दो, आप इसको इस तरह से बेंजोइक एसिड बना दो, OOH बेंजोइक एसिड बना दो। तो अब ये बेंजीन भी रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस के कारण इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, जैसे यहाँ पे ना HCO नेगेटिव बनेगा तो वो शेयर हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप ये याद रखना कि विनाइल और फिनाइल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक के साथ प्रेजेंट हैं तो वो एसिडिक करैक्टर उसका बढ़ाते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेंजोइक एसिड क्यों एसिडिक है, तो आप बताइए H प्लस बनाने के बाद, यही तो बताता हूँ कि H प्लस बनाने के बाद ये आपका कार्बोक्सिल फिनाइल कार्बोक्सिलेट बनाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज का मतलब रिएक्शन बैक नहीं जाएगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण ये एसिडिक ज्यादा है, H प्लस बन गया और फिर इसके साथ कंबाइन नहीं हो रहा, बैक नहीं जा रहा, तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा याद दिलाता हूँ। आपको बेटा पीएच याद है, बताइए पीएच याद है? अगर हमारी पीएच 7 हो तो क्या होता है सोल्यूशन, पीएच 7 हो तो क्या होता है न्यूट्रल। पीएच ग्रेटर देन 7 हो तो क्या होता है सोल्यूशन बेटा, बेसिक। इसी तरह से पीएच मोर देन 7 हो तो क्या होता है लेस देन 7। pH is less than 7 तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है सॉल्यूशन, एसिडिक। तो जो ये pH वाला कंसेप्ट है ना, इसी को हम pKa की फॉर्म में भी लेते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ बताई है, आपने याद रखना है pKa मतलब ये pH से रिलेटेड है। pKa वैल्यू मोर, तो मोर मतलब बेसिक रेंज में जाता है, तो लेस मोर हुआ तो लेस एसिडिक। कीप इन माइंड, अगर कहीं क्वेश्चन आप कर रहे हैं और यहाँ लिखा है कि जो इसकी pKa वैल्यू है तो वो pH से रिलेट करता है कि मोर है, तो मोर का मतलब होता है लेस एसिडिक, कीप इन माइंड, और लेस का मतलब होता है मोर एसिडिक। तो इस पे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस एसिडिक, कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे तीन चीजें हैं, जैसे ये भी आपका डाई बोल सकते हो, डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है जी। आप इन सब के पीके वैल्यू कंपेयर करो, पीके 3.4, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, मैं बोलूँ वैल्यू के बेस पे बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो क्या आंसर दोगे वैल्यू के बेस पे, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, बोलो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू विच इज मोर एसिडिक। बोले बच्चों, अभी देखो सामने बताया कौन एसिडिक है, ये वाला है ना, ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है साथ में, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, उसकी पीके वैल्यू कम है। तो अब इन्हीं के बेसिस पे ना कई बार पेपर में क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दे देंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है, इस तरह से दे देंगे बेंजोइक एसिड, और साथ में एक कंपाउंड दे देंगे नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड COOH, और पैरा पोजीशन पे लगा देंगे NO2 पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आपने क्या लगाना है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, बट इसके साथ एक एक्स्ट्रा विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, तो वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बट कई बार पेपर में वैल्यू दी हो तो ये मैंने उसके लिए बताया, बट आपको वैल्यूज याद रखने की बेटा जरूरत नहीं है। तो बताओ क्या आंसर आया इसका, क्या आया, ये दो कंपाउंड दिए विच इज मोर एसिडिक, लो इसे हम ए कह देते हैं, इसे हम बी कह देते हैं। अब मैंने पूछा विच इज मोर एसिडिक, तो आप बताएंगे बी इज मोर एसिडिक। वाई,
Why beta? B is more acidic. Pranjay, why? So because more amount of withdrawing groups are there. Because this benzoic acid has a withdrawing group, one extra withdrawing group यहाँ पे नहीं है. This is your normal carboxylic acid, normal benzoic acid. This is nitrobenzoic acid. So it is more acidic because it has NO2 withdrawing group. Because is more acidic because it has an electron withdrawing group. लिख लीजिए ब्रैकेट में कौन है, NO2. तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत क्वेश्चंस की ऐसी पॉसिबिलिटी है जिनको आपने ध्यान में रखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ठीक है, तो जस्ट कीप दिस ऑल थिंग्स योर माइंड एंड डू प्रैक्टिस. सो देखो बेटा, आज के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में जो भी पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक तो है. जो भी हमने पढ़ा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक है. आप यहाँ पे देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं, सारे एसिडिक होते हैं. बट जो कार्बोक्सिलिक के साथ जो आर ग्रुप है वो कौन है उसके हिसाब से एसिडिक करैक्टर डिपेंड करता है. अगर कार्बोक्सिलिक के साथ आर ग्रुप की जगह कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो डोनेट कर सकता हो इलेक्ट्रॉन, तो वो एसिडिक करैक्टर को कम कर देगा. यानी pKa आपका जो है इस तरह से कर रहे हैं, pKa वैल्यू मोर, तो वो हो जाता है आपका लेस एसिडिक. तो लेस एसिडिक हो जाएगा, pKa वैल्यू को मोर कर देते हैं. बट साथ में कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता हो, तो वो हो जाता है आपका मोर एसिडिक, क्योंकि pKa वैल्यू उसमें क्या हो जाती है आपकी लेस. तो आपकी लेस वैल्यू मोर एसिडिक, pKa की मोर वैल्यू लेस एसिडिक. आप इस तरह से समझना pH से. तो इसमें ना कंफ्यूजन बहुत होती है, तो इसको मोटा मोटा इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, विड्रॉइंग है, तो एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा. डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगा. तो ये चीजें हमने सीखी आज के लेक्चर में. आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मैंने क्वेश्चंस बताए कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं.